दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक जबरदस्त मूवी की कहानी। रूस की ये फिल्म आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में 16वीं सदी में पोलैंड की सेना दिखाई जाती है। वो कमजोर पड़ चुके रूस के शासक के महल पर हमला करते हैं। अगले दिन रूस के राजा जार के महल से कर्मचारी राजा जार और उनके परिवार की लाशें निकालकर जनता के सामने लाते हैं और उनसे बताते हैं, पोलैंड की सेना ने हमारे रूसी राजवंश के परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी है। राजा जार की बेटी लापता हो गई है। इस वजह से रूस की राजगद्दी का सिंहासन खाली हो चुका है। ये सुनते ही कुछ लोग विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, पहले से ही हमारा देश बिखरा हुआ और कमजोर है। सिंहासन खाली होने की वजह से अराजकता और बढ़ जाएगी। इसके कुछ दिनों बाद राज्य का मुख्य पादरी जनता से कहता है, इस समय हमारा राज्य बिखरा हुआ है, राज्य का सिंहासन भी खाली है। इसी का फायदा उठाकर पोलैंड की सेना मॉस्को पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। अगर जल्दी ही हमने यहाँ की राजगद्दी के लिए एक नया शक्तिशाली राजा नहीं चुना तो रूस पर पोलैंड का कब्जा हो जाएगा। हालांकि लोगों में एकजुटता न होने और आपसी सहमति के अभाव में मॉस्को की राजगद्दी के लिए कोई भी नया राजा नहीं चुना जा सकता। उधर पोलैंड की सेना एक लुटेरे गिरोह को अपने साथ मिलाकर मॉस्को पर कब्जा करने की तैयारी में रूस की सीमावर्ती नदी के किनारे डेरा डाले हुए होती है, जहां लुटेरों का सरदार जैक अपने आदमियों के साथ जुआ खेल रहा होता है। इस दौरान राजा जार की लापता बेटी मिमी, जो कि पोलैंड की सेना के कब्जे में होती है, तंबू से निकलकर उदासी भरे चेहरे से वहां जुआ खेल रहे लोगों को देखती है। उन लुटेरों में से कुछ लोगों ने वहां आसपास के किसानों को अपना गुलाम बना लिया होता है, जिनसे कि वो नाव खींचने से लेकर बाकी के काम करवा रहे होते हैं। जुआ खेलते वक्त लुटेरे सरदार जैक का एक साथी उसके साथ पासे की बेईमानी करता है, तो जैक सबके सामने ही तलवार घुसाकर उसे मार डालता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर गुलामों में सबसे जाबाज आइवर नाम का गुलाम ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसको निर्देशित करने वाला उसका मालिक उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा जो भी काम है बस उस पर ध्यान दो, न कि आसपास जो हो रहा है उस पर। वहीं मॉस्को पर हमला करने की तैयारी में लुटेरे सरदार जैक की मदद कर रहा एक गद्दार रूसी आदमी कोली जैक से आज की लूट का हिस्सा मांगता है, तो जैक उसके मुंह पर चाकू रखते हुए उसे चुप करा देता है। वहीं नाव पर खड़ी जार की बेटी मिमी एक तरफ ये सब तो दूसरी तरफ नदी के किनारे गुलामों को देख रही होती है। अगले सीन में पोलैंड की सेना दिखाई जाती है, जो पास के जंगल में गश्त पर गई हुई होती है। पोलैंड का शासक मार्कोस अपने एक मित्र राजा नेमार से कहता है, तुम मेरी मदद के लिए अपनी सेना लेकर इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमें तुम्हारी सेना की जरूरत तब पड़ेगी जब हम मॉस्को पर हमले के लिए उसके करीब पहुंच जाएंगे। नेमार कहता है, इस समय रूस बिखरा हुआ और अलग थलग है। पूरे रूस का क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ मॉस्को पर कब्जा हो जाने से पूरे रूस पे तुम्हारा प्रभाव बढ़ जाएगा। मार्कोस कहता है, हाँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। जब हमने राजा जार के महल पर हमला करके उसके पूरे परिवार की हत्या की थी, तब हम जानबूझकर उसकी बेटी मिमी को अपने साथ उठा लाए थे। उसी को मोहरा बनाकर हम मॉस्को की गद्दी पर शासन करेंगे, क्योंकि वैसे तो मॉस्को के लोग किसी बाहरी को राजगद्दी पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, पर जब जार की खुद की बेटी रानी बनकर गद्दी पर रहेगी तो लोग उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इस पर नेमार कहता है, जार की बेटी मिमी भले ही अभी तुम्हारे कब्जे में है, पर अपने राज्य मॉस्को की गद्दी पर बैठने के बाद वो तुम्हारे इशारों पर क्यों चलेगी? मार्कोस कहता है, उसका इंतजाम है मेरे पास। अगले सीन में मिमी को दिखाया जाता है, जो नाव पे तंबू के अंदर एक खिलौना देखकर किसी को याद कर रही होती है। वहीं नदी के किनारे गुलामों में सबसे जाबाज गुलाम आइवर किसी तरह लकड़ी से अपनी जंजीर निकाल लेता है और नाव के करीब जाकर तंबू की आड़ से मिमी को देखने लग जाता है। मिमी उसे बचपन से ही बहुत पसंद होती है। हालांकि मिमी उसे नहीं जानती पहचानती, इसलिए उसे झांकते हुए देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, ये कौन घुसपैठिया मुझ पर नजर रख रहा है? उसके चिल्लाने से लुटेरा सरदार जैक और उसके आदमी सक्रिय होकर गुलाम आइवर को पकड़ लेते हैं और अगली सुबह उसे 1000 कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई जाती है। इतने कोड़े खाकर उसकी पीठ की चमड़ी उधड़ जाती है। हालांकि आइवर बहुत सख्त जान होता है। मार खाते वक्त उसे याद आता है कि कैसे वो बचपन में कई आदमियों से ज्यादा मेहनत कर लिया करता था। तब उसकी माँ मिमी के राजघराने में काम किया करती थी और उस वक्त भी वो मिमी को छिप छिप कर देखा करता था। यही सब सोचकर वो इतने कोड़े बर्दाश्त कर लेता है। थोड़ी देर बाद जैक का एक आदमी केन आइवर से कहता है, मानना पड़ेगा, तुम 1000 कोड़े खाकर भी जिंदा हो। हालांकि आइवर की निगाहें थोड़ी दूरी पर उसकी ओर देख रही मिमी पर होती है। तभी सरदार जैक केन को आवाज देकर कहता है, और मेरा सामान उठाओ, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। ये सुनकर जब आइवर को पता चलता है कि केन जैक के लिए काम करता है, तो वो अपने हाथ की जंजीरों से उसका गला जकड़कर कहता है, अपने मालिक जैक से कहो मुझे उस मालिक से खरीद ले जिसके अधीन मैं अभी गुलाम हूँ। तो केन कहता है, लेकिन तुम हमारे साथ क्यों चलना
चाहते हो और जैक मेरे कहने से तुम्हें क्यों खरीदेगा। आइवर कहता है मैं जितना कहता हूँ उतना करो और कसम खाओ कि मेरे छोड़ने के बाद तुम ये करोगे। तो बचने के लिए केन कसम खा लेता है, जिसके बाद आइवर उसे छोड़ देता है। अब केन अपने मालिक सरदार जैक के पास जाकर उनसे कहता है वो कोड़े खाने वाला गुलाम बहुत सख्त जान है, उसे खरीदकर अपने साथ रख लीजिए क्योंकि हमें ऐसे ही मजबूत लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैक को उसकी ये बात जच जाती है, इसलिए वो आइवर पर हुक्म चलाने वाले मालिक को एक सिक्का देकर उससे आइवर को मांगता है। आइवर का मालिक कहता है ये मेरा सबसे ताकतवर गुलाम है, इसके लिए 10 सिक्के देने होंगे। इस पर जैक उसका गला पकड़कर कहता है मेरे साथ मोल भाव मत करना। आखिरकार आइवर गुलामी से आजाद होकर जैक के साथ हो जाता है, पर उसके अपने कुछ अलग ही इरादे होते हैं, इसलिए जैक का काम करने के बहाने वो केन से काफी घुलने मिलने लगता है। कुछ देर बाद पोलैंड का राजा मार्कोस अपने मित्र नेमार और सैनिकों के साथ अपने अस्थायी अड्डे पर आता है। वहां काम कर रहा आइवर जब उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है कि कैसे उन लोगों ने उसके गांव को उजाड़ के उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। रात होने पर केन आइवर की पीठ पर कोड़े से हुए घाव पर मरहम लगाता है। वहीं के एक अस्थायी कमरे में मार्कोस मिमी के करीब बैठा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त नेमार उसके पास आकर कहता है जैक की सैन्य टुकड़ी और मेरी सैन्य टुकड़ी तुम्हारी सेना के साथ मास्को की ओर कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मार्कोस कहता है अभी आराम करो, हम कल इस बारे में बात करते हैं। फिर नेमार के जाने के बाद मार्कोस मिमी से कहता है जल्दी ही हम मास्को पर कब्जा कर लेंगे। मिमी कहती है मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जूलिया के बारे में जानना चाहती हूँ, पर काफी वक्त से तुम मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। तो मार्कोस कहता है उसकी खबर तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन उसके पहले मॉस्को पर कब्जा होने तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसके अगले दिन केन आइवर को तलवारबाजी की एक पुस्तक दिखाकर उसे तलवारबाजी के तमाम तरीकों के बारे में बताता है। फिर रात में जब अड्डे पर भोज चल रहा होता है तब मिमी मार्कोस से कहती है तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरी महिला को क्यों नहीं चुन लेते, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मार्कोस उसकी ये बात नहीं मानता। आज की रात भी आइवर छिपकर मिमी को देखता है, पर उसके करीब मार्कोस का होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन ये सभी लोग मॉस्को जाने के लिए यहाँ से कूच करते हैं, जहाँ रास्ते में एक जगह रुककर योजना के मुताबिक मार्कोस सबसे पहले जैक और उसके साथियों को रूसी किले का जायजा लेने के लिए भेजता है। उसकी योजना रूसी किले की सुरक्षा व्यवस्था जानना और उनकी सैन्य शक्ति की टोह लेना होता है। हालांकि जब जैक अपने आदमियों के साथ रूसी किले के पास पहुंचता है तो रूस के कुछ लड़ाके और गुप्तचर इन लोगों पर हमला करने के लिए किले से पहले ही एक पुल के पास घात लगाकर बैठे हुए होते हैं। उनमें से तालाब के पानी के नीचे छिपा लड़ाका जैसे ही उन लोगों को पुल के ऊपर देखता है वो पानी के नीचे से ही तीर चलाकर एक लुटेरे को मार डालता है। वहीं पुल के नीचे छिपा दूसरा आदमी जैक के रथ के पहिए में रस्सी फंसाकर रथ को असंतुलित कर देता है। इससे जैक के गिरोह में अफरा तफरी मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर घात लगाकर बैठे बाकी रूसी लड़ाके तीर और बंदूकों से इन आक्रमणकारियों पर हमला कर देते हैं। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जैक और उसके साथी भी जवाबी हमले में ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे होते हैं। वहीं केन और आइवर खुद को बचाते भी हैं और रूसियों का मुकाबला भी करते हैं। कुछ ही देर की लड़ाई में जब जैक के ज्यादातर आदमी मारे जाते हैं तो कोली नाम का जो गद्दार रूसी जैक की मदद कर रहा होता है वो तलवार घुसाकर जैक को खुद ही मार डालता है और फिर अपना घोड़ा लेकर वहां से भागने लगता है। हालांकि एक रूसी लड़ाका तीर चलाकर उस गद्दार को भी मार गिराता है। वहां आए उन सारे लोगों में अब सिर्फ आइवर और केन ही जिंदा बचते हैं। हालांकि पुल से नीचे होने की वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता कि जैक भी मारा जा चुका है, इसलिए उसके घोड़े को जंगल की ओर लौटते देखकर दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर जंगल में पहुंचकर जब उन्हें घोड़े के ऊपर जैक मुर्दा हालत में दिखता है तो दोनों उसके पास से उसका सारा सामान ले लेते हैं। इसके अगले सीन में यहाँ से दूर जंगल के रास्ते पर मार्कोस तथा उसकी सेना को दिखाया जाता है, जो अभी भी जैक और उसके आदमियों के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। इधर जंगल में आइवर केन के साथ एक योजना बनाते हुए कहता है हम दोनों ही रूस से हैं। रूस को बचाने और अपने इरादे पूरे करने के लिए हमें मार्कोस के साथ अपनी नजदीकी बढ़ानी होगी। इस पर केन कहता है हम उसके नौकर हैं, आखिर हम उसके साथ नजदीकी कैसे बढ़ा पाएंगे और वो हमें सम्मान क्यों देगा। तो आइवर उसके साथ मिलकर पहले जैक को एक झोपड़ी में दफनाता है और फिर अपनी आगे की योजना पर काम करना शुरू कर देता है। अगली सीन में रूस का किला दिखाया जाता है, जहां मुख्य सुरक्षा अधिकारी जनता को संबोधित करते हुए कहता है पोलैंड की सेना हमारे बिखरे हुए रूसी साम्राज्य पर कब्जे की ताक में है, ऐसे में हमें जल्दी से जल्दी एक नया राजा चुनना होगा। हालांकि जनता के कुछ लोगों का मानना होता है कि अभी उनके पास कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं है जिसे राजा चुना जा सके, जबकि कुछ लोग सैन्य अधिकारी से कहते हैं हो सकता है कि जार की बेटी अभी जिंदा हो, इसलिए उसी को ढूंढकर सिंहासन पर बिठाना चाहिए। लेकिन काफी लोग लड़की को राजगद्दी सौंपने के पक्ष में नहीं होते। इसी आपसी विरोधाभास की वजह से फिर से कोई नया राजा नहीं चुना जाता और रूस की राजगद्दी अब भी खाली होती है। इधर जंगल में आइवर अपनी वेशभूषा बदलता है
और अपने चेहरे पर निशान बनाता है। केन उससे कहता है तो तुम खुद को स्पेन का तोपची बताओगे? आइवर कहता है हाँ, जैक के पास की किताब से हमें तोप बनाने और उसको चलाने की काफी जानकारी मिली है। फिर रात में आइवर को एक अजीबोगरीब सपना आता है जिसमें मर चुका जैक उसे तलवारबाजी के ऐसे दांव पेच सिखा रहा होता है जो सिर्फ स्पेन के खास लोग ही जानते थे। इसके अगली सुबह जागने पर आइवर केन के साथ मिलकर लकड़ी के खोखले तनों से तोप बनाने और उसको चलाने का अभ्यास करता है। अगली सीन में पोलैंड की सेना दिखाई जाती है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जैक और उसके आदमियों के वापस न लौटने पर वो लोग अपने अस्थायी अड्डे पर वापस जाकर नई रणनीति बनाने लगते हैं। दूसरे दिन केन आइवर के साथ अड्डे पर वापस लौट आता है जहाँ वो मार्कोस से कहता है जैक और उसके सभी आदमी मारे गए हैं, पर वहाँ स्पेन के इस तोपची ने मेरी मदद की। ये तोप बनाने और चलाने में काफी माहिर है और अभी आपके लिए काम करना चाहता है। मार्कोस आइवर को ध्यान से देखता है और कहता है मैं तुम्हें महीने के 5 सोने के सिक्के और खाने पीने की व्यवस्था दूंगा। हालांकि आइवर उसे अपनी अहमियत दिखाने के लिए कहता है मैं 10 सोने के सिक्के से कम पगार नहीं लेता। ये सुनकर मार्कोस कहता है उसके लिए पहले कल मैं तुम्हारा काम देखूंगा। फिर मार्कोस और केन के वहाँ से हटने के बाद मार्कोस का दोस्त नेमार मार्कोस से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि केन के साथ आया हुआ वो आदमी स्पेन से है? मुझे लग रहा है मैंने उसे कहीं देखा है। मार्कोस कहता है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम इसका पता लगा लेंगे, पर पहले हम उसका काम देखेंगे। वहीं झरोखे से बाहर मिमी भी आइवर को देखकर भ्रमित हो जाती है। अगले दिन मार्कोस के आदमी तोप के पुर्जे देकर आइवर के तोप बनाने और चलाने की परीक्षा लेते हैं, पर हैरानी की बात ये होती है उलझन में होने के बावजूद भी आइवर केन के साथ मिलकर तोप को बनाने और चलाने में सफल रहता है। इससे खुश होकर मार्कोस 10 सोने के सिक्के पर आइवर को तोपची के पद पर रख लेता है। फिर कुछ देर बाद आइवर की सच्चाई जानने के लिए मार्कोस का एक शातिर कर्मचारी खाना लेकर उसके पास आता है। हालांकि केन इशारों में आइवर को खाना खाने से रोक देता है, तो उसके इशारे समझकर केन वो खाना नहीं खाता और खाना लाने वाले कर्मचारी से कहता है मैं ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाता। इससे कर्मचारी आइवर से लड़ने पर उतारू हो जाता है। अब क्योंकि आइवर भी तलवार चलाने में माहिर हो चुका होता है, इसलिए तलवार की इस लड़ाई में वो न सिर्फ उस शातिर कर्मचारी को हरा देता है बल्कि तलवार से उसे जख्मी भी कर देता है। तो दूर से ये सब देखकर आइवर की असलियत जानने की कोशिश कर रहा मार्कोस आइवर के पास आकर उससे कहता है आज रात से तुम मेरे साथ खाना खाओगे। उनके हटने के बाद केन आइवर से कहता है हमारी योजना काम कर रही है। फिर रात के वक्त भोज करने के बाद नेमार आइवर को परखने के लिए उससे कहता है स्पेनिश लोग अच्छा नाचते हैं, तुम चाहो तो मिमी के साथ नाच सकते हो। आइवर भी मिमी से बात करना चाह रहा होता है, इसलिए नाचने के बहाने ही वो मिमी को एक किनारे ले जाता है। मिमी उससे कहती है तुम तो वही गुलाम हो ना, हुलिया बदलकर तुम यहाँ लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आइवर कहता है हाँ, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप इन लोगों के चंगुल में हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। मिमी कहती है मुझे तुम्हारे साथ यहाँ से कहीं नहीं जाना। इस पर आइवर पूछता है क्या आप अपने परिवार के लोगों की हत्या भूल गयी जो अभी भी इन हत्यारे हमलावरों के साथ रहना चाहती हैं? मिमी कहती है मुझे सबका एहसास है, पर किसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वहाँ चल रहे इस भोज के आयोजन में रूस के कुछ लड़ाके भी घुसपैठियों के रूप में मिमी और मार्कोस की हत्या करने आए हुए होते हैं। इसके लिए वो लोग पहले तो आतिशबाजी के बहाने से धुआं फैलाते हैं और फिर मिमी को मारने के लिए उसकी ओर गोली चला देते हैं। हालांकि धुएं के बीच में गोली मिमी को ना लगकर एक दूसरे आदमी को लग जाती है, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच जाती है और सुरक्षा कर्मी घंटी बजाकर घुसपैठियों के प्रति लोगों को सतर्क करने लग जाते हैं। वहीं मिमी को खतरे में देखकर आइवर कुछ हमलावरों से लड़कर उन्हें मार डालता है, जबकि योजना विफल हो जाने की वजह से बाकी के हमलावर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद धुआं छटने के बाद जब मार्कोस मिमी को वहां सुरक्षित देखता है तब जाकर उसे तसल्ली मिलती है। हालांकि इस घुसपैठ वाले हमले से नाराज होकर मार्कोस अगले ही दिन रूसी किले के पास वाले सीमावर्ती गांव पर हमला करके वहां लूट मार करने लगता है। वो लोग वहां के किसी को भी नहीं बख्शते और किले के बाहर के सभी घरों को नष्ट करते हुए लोगों को मार रहे होते हैं, जिसमें कि कुछ गांव वाले उनसे लड़ने की कोशिश भी करते हैं, पर वो हमलावरों के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाते और मारे जाते हैं। आइवर और केन भी इस लड़ाई में दिखावे के लिए मार्कोस की तरफ से लड़ रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर की लड़ाई के बाद मार्कोस और उसके सैनिक इस गाँव पर कब्जा कर लेते हैं। इस सबके दौरान ही केन को एक रूसी लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उसे आइवर को दिखाकर उसके साथ बात करने कहीं अलग चला जाता है। तभी मार्कोस के कुछ सैनिक गांव की एक लड़की को जबरदस्ती उसके घर से निकालकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। जब आइवर ये सब देखता है तो वो सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है। मिमी भी खिड़की से ये सब देख रही होती है। कुकर्मी सैनिकों से आइवर की लड़ाई के दौरान ही मार्कोस भी नेमार के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सैनिक इस लड़ाई के बारे में मार्कोस को बताते हुए कहते
कहते हैं ये हमें यहाँ की लड़कियों की इज्जत लूटने से रोक रहा था। ये सुनकर नेमार मार्कोस से कहता है मुझे लगता है ये वही गुलाम है जिसे कोड़े मारे गए थे। अपना सच खुल जाने से आइवर मार्कोस से लड़ना चाहता है, लेकिन नेमार पीछे से उसके सिर पर लकड़ी की बल्ली मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसके पीठ पर बने कोड़े का निशान दिखाते हुए कहता है याद आया ये गुलाम। आइवर के धोखे से तिलमिलाया मार्कोस नेमार से कहता है कल सुबह हम इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर इसे तड़पाएंगे। फिर आइवर को बुरी तरह पीटने के बाद एक रस्सी से बांधकर अस्तबल में टांग दिया जाता है। हालांकि थोड़ी ही देर बाद केन रसियन लड़की के साथ मिलकर पहले तो अस्तबल की पहरेदार को मार डालता है और फिर आइवर के बंधन खोलकर उसे भी आजाद कर देता है। यहाँ से ये लोग सो रहे मिमी को लेकर रसियन लड़की द्वारा बताए गए गुप्त रास्ते के जरिए किले के अंदर जाने लग जाते हैं। इधर गश्त लगा रहे मार्कोस और नेमार को जब तंबू के अंदर उनके 2 सैनिकों की लाशें मिलती हैं तो वो समझ जाते हैं कि आइवर भाग चुका है, इसलिए उसे पकड़ने के इरादे से वो लोग किले की तरफ जाते हैं। हालांकि उन्हें वहाँ किले के आसपास कोई नहीं दिखता, क्योंकि आइवर और उसके साथी तो किले के नीचे के गुप्त रास्ते के जरिए किले के अंदर पहुंच चुके होते हैं। जहां किले में पहुंचने पर किले के सुरक्षा कर्मी उनसे पूछते हैं तुम लोग कौन हो और यहाँ अंदर किस रास्ते से घुसा है। तो केन वहाँ के सभी लोगों को अब तक हुई घटनाओं के बारे में बताते हुए कहता है हमें अपने साथ रख लीजिए, हम तोप बनाने और चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं जिससे कि आप पोलैंड की सेना से बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। उसकी बात सुनकर मुख्य सुरक्षा कर्मी कहता है अगर तुम तोप बना सकते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कल ही हम पर हमला हुआ तो हम इतनी जल्दी तोप कैसे बनाएंगे। आइवर कहता है हम एक नई किस्म की तोप बनाएंगे जिसमें कम लागत और कम समय लगेगा। तो अब आइवर के निर्देश पर सभी लोग पाइप के आकार के खोखली लकड़ी के ढांचों में चमड़े और टिन लपेटकर हल्की तोपें बनाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार रात भर की मेहनत के बाद सुबह तक ये लोग कुछ हल्की तोपें और कुछ गोले बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी दिन दोपहर तक मार्कोस अपनी सेना और तोपें लेकर किले के सामने आ खड़ा होता है। वहीं किले के छत पर आइवर और केन भी हल्की तोपों और बाकी सुरक्षा कर्मियों के साथ दुश्मन सेना पर नजर रखने के लिए मौजूद होते हैं। देखते ही देखते मार्कोस के सैनिक तोप के गोलों से किले पर हमला करने लगते हैं। इस हमले के बाद मार्कोस किले के पास आकर मुख्य सुरक्षा कर्मी से कहता है हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुम लोग मिमी को हमारे हवाले कर दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मुख्य सुरक्षा कर्मी जब ये बात रूस की जनता को बताता है तो वो लोग इकट्ठा होकर मिमी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। इस पर आइवर और केन उन लोगों को समझाते हुए कहते हैं ये आपके ही राजा की बेटी है, पर लोग मिमी के इतने दिन से गायब होने की वजह से उसे पसंद नहीं करते। हालांकि अब जब आइवर और सुरक्षा कर्मी लोगों को ये समझाते हैं कि मिमी को सौंपने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे पोलैंड की सेना कभी उन पर हमला नहीं करेगी, तो जनता आइवर की बात मानकर पोलैंड की सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं किले के बाहर लोगों के जवाब का इंतजार कर रहे मार्कोस से नेमार कहता है जब आपको मॉस्को जीतना है तो फिर आप इस किले में उलझकर अपना समय और शक्ति क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मार्कोस कहता है मुझे इस किले में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मॉस्को पर कब्जे के लिए मुझे मिमी को मोहरा बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं मिमी को हर हाल में ले जाऊंगा। हालांकि फिर जब काफी देर तक मार्कोस को किले से कोई संदेश नहीं मिलता तो उसके सेनापति युद्ध का बिगुल बजाकर हमले की तैयारी करने लगते हैं। ये देखकर आइवर अपनी हल्की तोप से बारूद भरा हुआ एक ऐसा सुलगता हुआ गोला फायर करवाता है जो दुश्मन खेमे में ऐसी जगह ब्लास्ट होता है जहां पहले से ही कुछ तोप के गोले और तोपें रखी हुई होती हैं। इससे विस्फोट का दायरा बहुत भीषण हो जाता है और उसमें न सिर्फ मार्कोस के कई सैनिक मारे जाते हैं बल्कि उनके युद्ध के काफी साजो सामान भी नष्ट हो जाते हैं। रात होने पर किले के लोगों को ये पता होता है कि मार्कोस इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन उन लोगों के पास ज्यादा बारूद नहीं बचा होता और न ही उनकी तोपें एक बार इस्तेमाल हो चुकने के बाद दोबारा इस्तेमाल के लायक होती हैं। इसीलिए वो लोग थोड़े बहुत बारूद को छोटे छोटे मटकों में भरकर मटका बम तैयार करने में लगे होते हैं। फिर अगली ही सुबह गुस्से से तिलमिलाया मार्कोस बहुत सारी नई तोपें और गोले मंगवाकर किले पर भीषण बमबारी शुरू करवा देता है। इस भीषण बमबारी में किले के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। किले की दीवारें दरकने लगती है और कई सारे सुरक्षाकर्मी तथा नगरवासी तोप के गोलों का शिकार होकर मारे जाते हैं। अब क्योंकि किले वालों के पास हमला करने के ज्यादा साधन मौजूद नहीं होते, ये देखकर मार्कोस अपने सैनिकों को सीढ़ी लगाकर किले पर चढ़ने के लिए भेजता है। हालांकि इस दौरान किले के सुरक्षाकर्मी उन पर गोलियां दागकर उन्हें ऊपर चढ़ने से रोकते हैं और कुछ सुरक्षा कर्मी उन सैनिकों पर मटके वाले बम भी फोड़ते हैं, पर ज्यादा संख्या में होने की वजह से कई सारे सैनिक किले की छत पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर किले पे मौजूद नगरवासी तथा आइवर उनसे जी जान लगाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि उनके बाकी के साथी मटके वाला बम मारकर सीढ़ियों सहित किले पर चढ़ रहे सैनिकों को नीचे गिराने का अभियान जारी रखते हैं। ऐसा करने की वजह से कुछ ही देर बाद किले के लोग मार्कोस के सैनिकों को दीवार से पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर मार्कोस ताबड़तोड़ तोप के गोले मारकर किले का गेट तोड़ देता है और अपनी घुड़सवारी
घुड़सवार सैन्य टुकड़ी को अंदर घुसकर हमला करने के लिए कहता है। हालांकि इसके लिए पहले से ही तैयार खड़ा आइवर किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे घुड़सवार सैनिकों पर चक्री वाले गोले से फायर करवा देता है, जिससे कि अंदर आ रहे उन सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये सब देखकर मार्कोस समझ जाता है कि वो ये युद्ध हार गया है, इसलिए वो आइवर के पास आकर उसके हाथों मिमी के पास एक खिलौना भिजवाता है। आइवर मिमी से उस खिलौने के बारे में पूछता है तो मिमी कहती है, मार्कोस ने मेरी इज्जत लूटकर मेरे साथ जूलिया नाम की एक बच्ची पैदा की थी, पर पिछले कई महीनों से मैंने उस बच्ची को नहीं देखा है, इसी मजबूरी में मैं उसके साथ रह रही थी। उधर रूस की सेना मार्कोस के ज्यादातर सैनिकों को या तो मार गिराती है या उन्हें पकड़ लेती है, जिसमें कि मार्कोस भी पकड़ा जाता है। अगले दिन जनता के सामने मार्कोस के साथ साथ मिमी की भी मौत की सजा का ऐलान कर दिया जाता है। हालांकि जार की बेटी होने की वजह से मुख्य सुरक्षा कर्मी उसकी मौत की सजा माफ करते हुए उसे पूरी जिंदगी चर्च में गुजारने की सजा देता है। वहीं जब मार्कोस मिमी से बताता है कि कुछ महीनों पहले ही बच्ची जूलिया को संक्रमण होने की वजह से उसने मार डाला था, तो आइवर तलवार उठाकर उससे लड़ने लगता है। तलवारबाजी की इस लड़ाई में वो जैक से सीखे हुए दांव पेच के जरिए ही मार्कोस को मार डालता है। आइवर के इन योगदानों की वजह से उसे रूस का नया राजा घोषित कर दिया जाता है और इस तरह फिल्म ही खत्म हो जाती है।